हेलो। मैं मनोज सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार में शामिल सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपका जो क्लास चल रही है वह जूरिस्प्रूडेंस की क्लास चल रही है और अब तक दो दो लेक्चर हुए हैं। उसमें आपको ये थीम बताया गया है कि ला के बारे में या विधि की परिभाषा को लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है और जो विद्वान जिस भावना से विधि को देखा, जिस सेंस में विधि को देखा, आपका उस प्रकार से ला को परिभाषित किया। इस प्रकार चूंकि विद्वानों में एक राय नहीं थी, अतः विभिन्न प्रकार के विचारक हुए और उनके विचारों के आधार पर आपका अलग अलग स्कूल या विद्यालय या पद्धति या विचारधाराएं उत्पन्न हुई और पांचों विचारधाराओं का थीम हम बता चुके हैं। आज जो आपका क्वेश्चन बताया जाएगा, ये क्वेश्चन से निश्चित तौर पे नेट में एलएलएम स्तर पर, पीसीएसजे में और तमाम जगहों पर आपका 2 या 3 क्वेश्चन निश्चित तौर पर मिलेगा। आज हम पांचों स्कूलों का, जो 5 स्कूल हैं, इनके बारे में और कुछ बताएंगे और जितने जूरिस्प्रूडेंस में प्रिंसिपल या डॉक्ट्रिन या जितने सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को एक जगह हम पहले एकत्र करवाएंगे और आपका कर्तव्य होगा, ये परम कर्तव्य, एब्सोल्यूट ड्यूटी होगी, परम कर्तव्य है आपका कि जो बातें आज बताई जाएं, चाहे समझ में आए न आए, इसको रट्टा मार लेना है। यानी कि रट्टू तोते जैसे इसको रटना है और आपका 2 या 3 क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपका बनेगा। और आपको मनोज सर द्वारा सलाह भी दी जा रही है कि आप अभी से जो सॉल्व या अनसॉल्व पेपर आपके हैं, लगाना भी शुरू कर दीजिए, ताकि आपको भी ये पता लगे कि क्या जो मनोज सर जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा रहे हैं, कहीं उस पढ़ाने से क्वेश्चन बाहर तो नहीं जा रहा है। ये आपका भी कर्तव्य है। आइए देखा जाए, पांचों स्कूल जूरिस्प्रूडेंस के मैं बता चुका हूं और पांचों स्कूलों का थीम देखिए। आपका ये भी थीम आपका पूछा गया है यूपीजे में, सतर्क रहना है, जो मॉडल अब बताया जा रहा है। सबसे पहले आपका नेचुरल स्कूल आया, यानी कि प्राकृतिक विचारधारा, प्राकृतिक विचारधारा, नेचुरल स्कूल। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन यहाँ से बना है वह हमें देखना है। यूपी जे में ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट भी कर सकता है। प्राकृतिक विचारधारा के अगेंस्ट में या प्रतिक्रिया स्वरूप या विरोध में समानांतर विश्व में 2 विचारधाराएं उत्पन्न हुई। एक विचारधारा थी ऐतिहासिक, ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल स्कूल, और दूसरी विचारधारा थी एनालिटिकल यानी कि विश्लेषणात्मक स्कूल। एक आपका स्कूल उत्पन्न हुआ ऐतिहासिक और दूसरा आपका उत्पन्न हुआ विश्लेषणात्मक। पहले लिख लिया जाए तब समझाया जाए। ऐतिहासिक स्कूल का जन्म जर्मनी में हुआ, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इसके फादर सेवनी महोदय थे, सेवनी महोदय थे।
विश्लेषणात्मक स्कूल का जन्म आपका कह सकते हैं कि आपका इंग्लैंड में हुआ। विश्लेषणात्मक स्कूल का जन्म इंग्लैंड में हुआ और इसके पिता जो थे, फादर थे, वह ऑस्टिन थे। अब प्राकृतिक का भी बता दिया जाए। प्राकृतिक विचारधारा का जन्म यूनान में हुआ, यूनान यानी कि ग्रीस में हुआ, और इसके पिता आपका कह सकते हैं कि हेराक्लिस्ट थे, हेराक्लिस्ट। अभी हम इसको और बताएंगे, लेकिन आइए ये कंसेप्ट देखिए। इस कंसेप्ट से भी क्वेश्चन यूपीजे पूछा जा चुका है। आगे भी चांस है कि आपका क्वेश्चन यूपीजे में आ सकता है। कंसेप्ट पहले बनाइए। सबसे एंशिएंट या सबसे प्राचीन जो स्कूल है जूरिस्प्रूडेंस का, वह नेचुरल स्कूल है, जो ये कल्पना पर आधारित था। कल्पना यानी कि फिक्शन पर, फिक्शन यानी कि अनुमान पर, अनुमान यानी कि मानद पर, मानद यानी कि उपधारणा पर, यानी कि प्रिजम्पशन करके चला जाता था, अनुमान लगाकर। क्या अनुमान लगाया जाता था शुरुआती दौर में? शुरुआती दौर में ये अनुमान लगाया जाता था कि जो भी लॉ बनाया गया है, जो कानून बना है, वह गॉड की देन है, अल्लाह की देन है, भगवान की देन है। अर्थात कानून भगवान बनाता है, मानव नहीं। यानी कि ये कल्पना करके चला जाता था कि भगवान ने ही कानून बनाया है। तत्पश्चात आपका इस कल्पना का विरोध शुरू हो गया और लोग अब एक्चुअल जीवन जीने लगे, यानी कि वास्तविकता पर ज्यादा भरोसा करने लगे। तो विश्व में प्राकृतिक विचारधारा अर्थात कल्पना या फिक्शन पर आधारित आपका जो विचार था, उसका विरोध उत्पन्न हुआ और इसके अगेंस्ट में, इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप विश्व में पैरल अर्थात समानांतर दो प्रकार के विचारक उत्पन्न हुए। एक जो विचारक उत्पन्न हुए वह जर्मनी में हुए और दूसरे विचारक जो उत्पन्न हुए वह इंग्लैंड में हुए। जर्मनी में जो विचारक उत्पन्न हुए वह सैविनी थे और सैविनी ने आपका ऐतिहासिक विचारधारा का प्रतिपादन किया। यहाँ से आपका क्वेश्चन ये बनता है कि ऐतिहासिक विचारधारा कहाँ जन्म ली, तो आपका क्या जवाब रहेगा? जर्मनी में। इसके फादर प्रतिपादक कौन थे? सैविनी। दूसरी विचारधारा इंग्लैंड में जन्म ली, उसका नाम दिया गया एनालिटिकल स्कूल और इसके प्रतिपादक जॉन ऑस्टिन थे। अब जो हमें यहाँ क्वेश्चन बनाना है वह क्वेश्चन ये बनाना है, देखिए आपका पहला क्वेश्चन नया हम बना रहे हैं कि प्राकृतिक विचारधारा के परिणाम स्वरूप कौन सी विचारधाराएं उत्पन्न हुई। तो आंसर में आपका मॉडल दे देगा कि हिस्टोरिकल स्कूल, दूसरा देगा एनालिटिकल स्कूल, तीसरा देगा मॉडल दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि नेचुरल स्कूल के अगेंस्ट में कौन सी विचारधाराएं जन्म ली, तो दोनों मार्क कराइएगा, यानी कि हिस्टोरिकल भी और एनालिटिकल भी। पहला क्वेश्चन मैं कंपटीशन का बताया। दूसरा जो यूपीजे में आपका बन चुका है वह ये बना है कि किन दो विचारधाराओं में अर्थात किन दो स्कूलों में एक समानता पाई जाती है। अर्थात किन दो विचारधाराओं में एक समानता पाई जाती है, विचारों में समानता नहीं। तो ऐसी दशा में ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन यूपीजे बनाया है और आपका समानता देखिए,
हिस्टोरिकल और एनालिटिकल स्कूल के विद्वानों के विचारों में कोई समानता नहीं है, लेकिन इन दो स्कूलों में एक समानता यह है कि ये दोनों स्कूल नेचुरल स्कूल के अगेंस्ट में उत्पन्न हुए, अर्थात कल्पना के विरोध में ही उत्पन्न हुए। तो अगर ये क्वेश्चन बने कि किन दो विचारधाराओं में एक समानता पाई जाती है और ऑप्शन 4 दिए रहे, तो आपका जवाब रहेगा आपका हिस्टोरिकल स्कूल और एनालिटिकल स्कूल। ये दूसरा क्वेश्चन। इसको आप राजनीति से भी जोड़कर समझ सकते हैं और आपका कह सकते हैं कि हमारे बुआ और बबुआ से भी जोड़कर समझ सकते हैं। बुआ हमारी यानी कि मायावती जी और हमारे बबुआ यानी कि अखिलेश जी। भाई देखिए, उदाहरण दिया जाता है समझाने के लिए, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा इरादा नहीं है। फिर एक बार बता दिया जाए, किसी की भावनाएं आहत न हो। अब यहाँ मोदी जी से आप देख सकते हैं, मोदी जी मान लीजिए प्राकृतिक विचारधारा मोदी जी हो गए और तत्पश्चात आपका ऐतिहासिक मायावती जी और विश्लेषणात्मक आपका अखिलेश जी, अर्थात अखिलेश जी और मायावती जी का प्रादुर्भाव भाजपा के विरोध में हुआ, लेकिन इनके विचारों में ज़्यादा समानता नहीं है। लेकिन एक समानता जरूर है कि ये हमेशा भाजपा का ज़्यादातर क्या करते हैं, विरोध करते हैं। सेम उसी प्रकार प्राकृतिक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक विचारधारा के विचारों में समानता न होते हुए भी एक समानता ये है कि ये नेचुरल के विरोध में उत्पन्न हुआ। इसके बाद जो पूछा जाता है आपका हिस्टोरिकल हो गया और एनालिटिकल हो गया, इन दोनों का जो मॉडिफाई रूप है वह सोशलिस्ट स्कूल है, समाज शास्त्रीय विचारधारा। समाज शास्त्रीय विचारधारा, समाज शास्त्रीय विचारधारा देखा जाए सोशलिस्ट स्कूल पर। आइए अब क्वेश्चन अगला ये बनता है कि समाज शास्त्रीय विचारधारा किसका परिमार्जित या मॉडिफाई रूप है? तो आपका जवाब रहेगा हिस्टोरिकल का भी और एनालिटिकल का भी। इसका मतलब ये हुआ कि हिस्टोरिकल स्कूल और एनालिटिकल स्कूल में थोड़ा थोड़ा संशोधन करके एक नई विचारधारा जन्म ली। और वह विचारधारा कौन थी? तो वह विचारधारा आपकी थी सोशलिस्ट स्कूल या समाजशास्त्रीय पद्धति या विचारधारा। और एक लास्ट विचारधारा है जिसे कुछ लोग विचारधारा मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, और वह लास्ट है रियलिस्ट थ्योरी, यथार्थवादी विचारधारा। और यूपीजे में क्वेश्चन बना था कि न्यायाधीशों द्वारा उत्पन्न स्कूल कौन सा है? तो रियलिस्ट थ्योरी या यथार्थवादी विचारधारा। ये कॉन्सेप्ट भी कंपटीशन के लिए हर हाल में याद रखना है। अब आइए दूसरा मॉडल चला जाए। जो आपका दूसरा मॉडल से क्वेश्चन बनता है वह देखिए कैसे बनता है। एक आपका विचारधारा दे देगी, विचारधारा। दूसरा आपका किस देश में वह विचारधारा जन्म ली। और तीसरा आपका पूछा जाता है फादर या पिता या प्रतिपादक, कौन इसका प्रतिपादक है। यहाँ से भी पूरा चांस रहता है क्वेश्चन बनने का। तो पांचों विचारधाराओं को आज हम एक जगह एकत्र करवा दे रहे हैं और एक क्वेश्चन बनने का यहाँ से भी पूरा चांस रहता है। देखिए कह करके पहली विचारधारा हम लिख रहे हैं
आपका प्राकृतिक विचारधारा, इसको रट कर जाइएगा। प्राकृतिक विचारधारा, प्राकृतिक विचारधारा ये किस देश में जन्म ली? ये कई बार यूपीजे में आ चुका है, तो आपका जवाब रहेगा यूनान में, अर्थात ग्रीस में जन्म ली। इसके बाद इसके प्रतिपादक पूछे जाते हैं। देखिए, चूंकि नेचुरल स्कूल सबसे प्राचीन है और आज तक बना हुआ है, अतः प्रतिपादक में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले प्राकृतिक विचारधारा के बारे में किसने आपका बातें कही? तो वह जो बातें कही हैं वह हेराक्लिस्ट है। यानी कि आपका कौन विद्वान है? तो हेराक्लिस्ट, यानी कि हेराक्लिस्ट पहले विद्वान हैं जिन्होंने प्राकृतिक विचारधारा के बारे में कुछ बातें कही। दूसरा आ जाइए, दूसरा हिस्टोरिकल स्कूल, ऐतिहासिक विचारधारा हम देखेंगे। ऐतिहासिक विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ, ये पूछा जाता है, तो आपका जवाब रहेगा जर्मनी में हुआ। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और ऐतिहासिक विचारधारा के फादर कौन है, पिता कौन है? तो आपका जवाब रहेगा सेविनी। कौन पिता है? सेविनी। तीसरी विचारधारा आपका जो मिलती है वह एनालिटिकल स्कूल, यानी कि विश्लेषणात्मक विचारधारा। विश्लेषणात्मक विचारधारा, ये विचारधारा पूछा गया है कहाँ जन्म ली, तो इसका जवाब रहेगा आपका ये विचारधारा इंग्लैंड में जन्म ली। और इसके फादर तो कई बार यूपीजे में आ चुका है। इसका फादर पूछे तो ऑस्टिन मार कर आइएगा, यानी कि इसके प्रतिपादक कौन है? तो आपका क्या जवाब रहेगा? ऑस्टिन। आइए चौथा देखा जाए। चौथा जो पूछा जाता है सोशलिस्ट थ्योरी या समाजवादी विचारधारा। जो ये समाजवादी विचारधारा है ये कहाँ जन्म ली? तो ये जर्मनी में जन्म ली। अच्छे से याद रखिए, कहाँ जन्म ली? ये भी क्वेश्चन आता है। और जर्मनी में जन्म ली। और इसके जो फादर हैं रूडोल्फ वान इहरिंग, इहरिंग शॉर्टकट में कहा जाता है, रूडोल्फ वान इहरिंग। फिर एक बार याद रखिए, ये क्वेश्चन भी यूपीजे में आ चुका है कि समाजशास्त्री विचारधारा के फादर या पिता कौन है? तो आपका जवाब रहेगा रूडोल्फ वान इहरिंग। आइए पांचवी विचारधारा देखा जाए। जो पांचवी विचारधारा है या लास्ट विचारधारा वह यथार्थवादी विचारधारा है। यथार्थवादी विचारधारा इंग्लिश में रियलिस्ट थ्योरी कहते हैं। इसका जन्म अमेरिका में हुआ। इसका जन्म कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। और इसके जो पिता माने जाते हैं वह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज होम्स माने जाते हैं। यानी कि रियलिस्ट थ्योरी के जो पिता माने जाते हैं वह अमेरिका के जो जज थे आपका होम्स माने जाते हैं। इस प्रकार आपका पांचों स्कूल किस देश में उत्पन्न हुआ और उसके फादर कौन थे ये आपको बताया गया। जो सामान्य बातों में अगला आपका पढ़ना है वह हमें आपका प्रिंसिपल या सिद्धांत पढ़ना है। और ये सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? अर्थात अगले क्वेश्चन पर हम देखेंगे कि सिद्धांत और विद्वान, विद्वान का मतलब हुआ उसका फादर या
प्रतिपादक। प्रतिपादक यानी कि किसने इस सिद्धांत को क्रिएट किया, इस प्रिंसिपल को किसने क्रिएट किया। यहाँ से आपका कम से कम मैं बता दूं 2 क्वेश्चन कंपटीशन में निश्चित रूप से बनता है, अधिकतम 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब आपका कर्तव्य होगा, एब्सोल्यूट ड्यूटी होगी, परम कर्तव्य है आपका कि जो सिद्धांत बताया जाए उन सिद्धांतों को रट्टा मारिए और एक एक सिद्धांत मैं बताता हूं और आपका कर्तव्य है कि आप उन सिद्धांतों को अच्छे से तैयार करेंगे। ये जो सिद्धांत हैं फिर एक बार बता दिया जाए कि कम से कम 2 और अधिकतम 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपका चांस रहता है बनने का। तो जो हम प्रिंसिपल ये जो हम प्रिंसिपल बताएंगे, ये जूरिस्प्रूडेंस जब शुरू होगा आपका, कल से शुरू हो जाएगा आपका माने चैप्टर वाइज, तब इन सिद्धांतों को हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहाँ जो हम सिद्धांत 20-25 बताएंगे वे सिद्धांत बताएंगे, उसके प्रतिपादक या देने वाले को बताएंगे और 2-2 4-4 लाइन उस सिद्धांत का हम अर्थ बताएंगे और डिटेल में इसका अर्थ क्या होता है। ये जब आपका जूरिस्प्रूडेंस आगे बढ़ेगा तो हम लोग एक एक छोटी छोटी बातों को डिटेल में देखेंगे। पहला सिद्धांत आइए आपका देखा जाए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ये एचजेएस में भी पूछा गया है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत किसने दिया, ये यूपी एचजेएस में भी आ चुका है। तो आपका जवाब रहेगा अरस्तु ने दिया। यानी कि याद रखिए किसने ये सिद्धांत दिया था, वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत किसने दिया था, अरस्तु ने दिया था। अब जब भी हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाएंगे तो भारतीय कानूनों में वह सिद्धांत कहाँ तक मान्य है वह भी हम एप्लीकेशन बताते रहेंगे। अब भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, ये आईएएस में भी क्वेश्चन आया है, जीएस में, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का सिद्धांत समाहित है। तो अगर एक आर्टिकल पूछे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का सिद्धांत समाहित है, तो वह आपका क्या जवाब रहेगा, आपका जवाब रहेगा 38। तो आखिर वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत होता क्या है, हमें ये देखना है। देखिए वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत ये बताता है कि जो समाज में उपलब्ध संसाधन है वह व्यक्तियों के बीच समान रूप से बांटे जाने चाहिए। यानी कि राज्य का यह कर्तव्य है कि राज्य जो प्राकृतिक संसाधन है उसका इस प्रकार वितरण करे कि आर्थिक असमानता को कम किया जाए, अर्थात समाज में समानता लाई जाए। यानी कि आपका ये मतलब निकला कि समाज में जो समान उपलब्ध हैं उनको समान रूप से समाज के व्यक्तियों में वितरित किया जाए। और ये सिद्धांत आपका संविधान में किस आर्टिकल में है, 38। ये पहला सिद्धांत हुआ। दूसरा हम सिद्धांत देखते हैं, 2 शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत। यानी कि 2 पावर के बीच बैलेंस का सिद्धांत
या दूसरा सिद्धांत हम उठाते हैं, दो शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत। दो शक्तियों के बीच बैलेंस का सिद्धांत, ये भी क्वेश्चन आ चुका है यूपी में। या दो शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत, इसको किसने दिया था? तो इसके जो प्रतिपादक हैं वह पोप ग्लेशियस हैं। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आता है, पोप ग्लेशियस। इसकी जो प्रतिपादक हैं या इस सिद्धांत को जो देने वाले हैं उनका नाम है पोप ग्लेशियस। ये जो सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, चूंकि दो दो लाइन ही बताना है, अभी डिटेल में हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, 5वीं और 6वीं शताब्दी आते आते इंग्लैंड में चर्च और राज्य के बीच कौन बड़ा है, इस बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। जो धर्म गुरु थे, यानी कि जो चर्च वाले थे, उनका यह मानना था कि हम बड़े हैं क्योंकि भगवान के हम दूत हैं, अतः जो हम कहेंगे उस आदेश का जनता पालन करेगी। और राजा कह रहा था कि मैं बड़ा हूँ, जनता ने हमें चुना है और जो मैं कहूँगा वही होगा। यानी कि कौन बड़ा, हम बड़े कि हम बड़े, ये लड़ाई किस में हो गई? चर्च और राज्य में, यानी कि चर्च और स्टेट में। इस लड़ाई को दूर करने के लिए पोप ग्लेशियस ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया और वह सिद्धांत है दो शक्तियों के बीच संतुलन या बैलेंस बनाने का सिद्धांत। और पोप ग्लेशियस ने ये कहा कि धार्मिक मामलों में चर्च बड़ा होगा और प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में आपका राज्य बड़ा होगा। यानी कि धार्मिक मामलों में लोग चर्च के आदेश को मानेंगे और प्रशासनिक मामलों में राज्य के आदेश को। लेकिन पोप ग्लेशियस ने जो ये सिद्धांत बनाया, ये सिद्धांत टिक नहीं पाया, क्योंकि चर्च और राज्य दोनों इस सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिए। अंत में दोनों में विवाद उत्पन्न हुआ, चर्च हारा, स्टेट जीता। और जो उस समय लड़ाई चर्च और स्टेट के बीच की थी, तो जब स्टेट जीत गया तो स्टेट लोगों के अधिकारों को छीनना शुरू कर दिया। और आज भी लड़ाई स्टेट और जनता में है। राज्य चाहता है कि लोगों को कम अधिकार दें और जनता अपने अधिकारों के लिए सदैव आंदोलनरत रहती है, मांग करती है। वर्तमान में हम देख सकते हैं राइट टू प्राइवेसी का मामला, निजता का अधिकार का मामला, एकांतता के अधिकार का जो मामला है, ये सबसे उत्तम उदाहरण है जहाँ के लोग चाह रहे हैं कि हमारी एकांतता कायम रहे और सरकार लोगों की एकांतता को छीनती जा रही है। तो ये लड़ाई हमेशा चलती रहती है। तीसरा सिद्धांत देखा जाए, आपका कह सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ कमांड या समादेश का सिद्धांत, यानी कि समादेश का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ कमांड। तो समादेश या प्रिंसिपल ऑफ कमांड कह सकते हैं। आपका यहाँ से यूपीजे में क्वेश्चन बना है, यहाँ थोड़ा सतर्क रहना है। समादेश के सिद्धांत में अगर क्वेश्चन ये पूछे कि समादेश का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था,
अगर शब्द आपका सर्वप्रथम लगा दे, यानी कि समादेश का सिद्धांत, समादेश का सिद्धांत दे दे और इसमें जोड़ दे एक सर्वप्रथम किसने दिया, सर्वप्रथम जोड़ दे, तो आपका जवाब रहेगा जर्मी बेंथम। फिर एक बार याद रखिए, क्या जवाब रहेगा, जर्मी बेंथम आप मार कर आइएगा। लेकिन केवल ये पूछे कि समादेश का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका जवाब रहेगा ऑस्टिन ने दिया। फिर एक बार याद रखिए, समादेश के सिद्धांत का ये सही बात है कि सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया, तो उस सिद्धांत का सर्वप्रथम जो प्रतिपादन किया गया वह आपका किया गया जर्मी बेंथम द्वारा। लेकिन इसकी व्यापक व्याख्या जो की गई, डिटेल में व्याख्या की गई, वह की गई आपका कह सकते हैं जॉन ऑस्टिन द्वारा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है और गलत न हो। अगला सिद्धांत हम देखते हैं प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। ये भी कई बार यूपीजे में आ चुका है क्वेश्चन। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, अच्छे से इन सिद्धांतों को तैयार रखिए। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ यानी कि इसको हम कहते हैं विधि का, विधि का शुद्ध सिद्धांत, विधि का शुद्ध सिद्धांत या विधि का विशुद्ध सिद्धांत, विधि का विशुद्ध सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक थे या देने वाले थे वह हेंस केल्सन थे, हेंस केल्सन। 3-4 मॉडल का क्वेश्चन हेंस केल्सन पर भी बनता है, वह मॉडल भी मैं बता रहा हूं ताकि आपका 5-6 लेक्चर में कम से कम 50% आपका जो क्वेश्चन आ जाए। हमारा प्रयास यही है कि जो सामान्य बातें 3-4 लेक्चर में चलती हैं उन लेक्चरों से आपका कम से कम 50% क्वेश्चन आ जाए, ताकि आप मैंने कंपटीशन में 50% 5 दिन में कवर करिए, उसके बाद 50% के लिए तो डिटेल में बताया ही जाएगा। देखिए आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 3-4 मॉडल हम बना रहे हैं और 3-4 मॉडल आप भी याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन, विधि का शुद्ध सिद्धांत किताब किसने लिखा, तो आपका जवाब रहेगा हेंस केल्सन ने। दूसरा क्वेश्चन, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ या विधि का शुद्ध सिद्धांत या विधि का विशुद्ध सिद्धांत किसने दिया, तो आपका जवाब रहेगा हेंस केल्सन। हेंस केल्सन ने विधि का शुद्ध सिद्धांत का मतलब 2 लाइन बताया जाए। हेंस केल्सन विज्ञान पर ज्यादा विश्वास करते हैं और ये बताते हैं कि जैसे कि मैथ में 2 + 2 = 4 होता है, तो उसी प्रकार कानून में भी होना चाहिए। अर्थात अगर विधि में से राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, नैतिक शास्त्र, ये समाजशास्त्र, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स इत्यादि विषयों को क्या किया जाए, अलग किया जाए, तो जो बचेगा भाग वह विज्ञान की तरह शुद्ध होगा। यानी कि विधि में नैतिकता का समावेश नहीं होना चाहिए। विधि विज्ञान की तरह क्या होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए। जो हेंस केल्सन है, यहाँ से अभी 3-4 क्वेश्चन और आपको बनाना है। हेंस केल्सन के बारे में जब भी पढ़िए तो आप कम से कम 4 क्वेश्चन एक साथ तैयार रखिएगा। और मैं बता रहा हूँ, पहले एक क्रम बना लिया जाए विद्वानों का। पहले हम लिख रहे हैं जर्मी बेंथम, बता रहे हैं जर्मी बेंथम।
फिर आपका ऑस्टिन ऑस्टिन, फिर ऑस्टिन के बाद केल्सन, और केल्सन के बाद हार्ट, प्रोफेसर H.L.A. हार्ट। देखिए, जर्मी बेंथम का जो चेला या शिष्य था वह जॉन ऑस्टिन था। जॉन ऑस्टिन का चेला हैंस केल्सन था, और हैंस केल्सन का चेला या शिष्य प्रोफेसर H.L.A. हार्ट थे। तो यूपीजे में क्वेश्चन कैसे बना है, देखिए, हैंस केल्सन किससे एक कदम आगे माने जाते हैं? तो हमेशा याद रखिए, जो चेला होगा वह चीनी होगा और गुरु क्या रह जाएंगे? गुड़। यानी कि ये शाश्वत नियम है कि गुरु गुड़ रह जाएंगे, चेला चीनी हो जाएगा। यानी कि सदैव चेला गुरु से एक कदम क्या रहेगा? आगे। यानी कि गुरु ने एक सांप मारा हो तो चेला कितना सांप मार कर दिखा देगा? 10 सांप। तो उसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि हैंस केल्सन किससे एक कदम आगे हैं, तो हैंस केल्सन का गुरु कौन है? ऑस्टिन। तो हैंस केल्सन ऑस्टिन से एक कदम क्या माने जाते हैं? आगे। तो पूरा बना लीजिए नया मॉडल भी। अगर ये पूछे कि ऑस्टिन किससे एक कदम आगे माने जाते हैं, तो जर्मी बेंथम से मारिएगा। अगर ये क्वेश्चन आ ही चुका है कि हैंस केल्सन किससे एक कदम आगे माने जाते हैं, तो जॉन ऑस्टिन मारिएगा। और नया क्वेश्चन जो बन सकता है, प्रोफेसर H.L.A. हार्ट किससे एक कदम आगे माने जाते हैं, तो क्या मारेंगे? केल्सन से। केल्सन की एक और विशेषता है जो आपका यूपीजे में आ चुका है कि वियना विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। तो अगर ये क्वेश्चन आए जे में कि वियना विचारधारा किससे जुड़ी है, वियना स्कूल किससे जुड़ा है, तो आपका हैंस केल्सन ही मारना है। हैंस केल्सन ने जो अगला सिद्धांत दिया वह ग्रैंड नॉर्म दिया। ग्रैंड नॉर्म का सिद्धांत, ग्रैंड नॉर्म को हिंदी में कहते हैं मूल मानक। ग्रैंड नॉर्म याद करिएगा, मूल मानक। मूल मानक का सिद्धांत किसने दिया? अगर ये क्वेश्चन आए तो आपका क्या जवाब रहेगा? हैंस केल्सन ने दिया। देखिए, मूल मानक के बारे में ये क्या कहते हैं। ग्रैंड नॉर्म आप देखिए, एक उदाहरण द्वारा देखा जाए। ग्रैंड नॉर्म का मतलब ये हुआ कि एक प्रारंभिक कल्पना है और उस कल्पना का विरोध नहीं किया जा सकता। जैसे कि ग्रैंड नॉर्म भारत में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, और जितने संविधान के अलावा कानून बनाए जाएंगे वो वे कानून हमारे ग्रैंड नॉर्म यानी कि मूल मानक यानी कि मूल अवधारणा यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध नहीं कर सकते। अगर मूल मानक का हमारे यहाँ कानून विरोध करते हैं तो आर्टिकल 13 बना है, ऐसे कानून उस मात्रा तक वायड बातिल अर्थात शून्य होंगे जिस मात्रा तक वो मूल मानक यानी कि संविधान का क्या करते हैं? विरोध। तो इस प्रकार आपका आज का लेक्चर समाप्त किया जाता है। आप इन लेक्चरों का लाभ उठाइए। जल्द ही आपका एविडेंस की भी क्लास शुरू की जाएगी ताकि तमाम राज्यों का एग्जाम आगे हैं, और इसको शेयर भी करते रहिए। आपका और जो भी समस्या आए, जो भी आपको समझ में ना आए, मनोज सर का ये कर्तव्य है बताना कि जो भी आपको हमारी बातें अगर समझ में न आ रही हो तो आप कह सकते हैं कि पूछ सकते हैं। पूछने पर कोई रोक टोक नहीं है, आप बाद में पूछ सकते हैं मुझसे
कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मैं प्रयास करता हूँ कि क्लास में ही सारी बातें लड़कों को आ जाए, ताकि बाद में किसी